नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। धर्म का धंधा चलाने वाले दो मौलानाओं को 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उमर गौतम और जहांगीर के नेटवर्क ने 1000 से ज्यादा लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इस मामले में दिल्ली, यूपी से लेकर देश के कई राज्यों में अब पड़ताल चल रही है। नाम उमर गौतम, काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना। नाम जहांगीर आलम, काम लोगों का धर्म परिवर्तन करना। ये दोनों मौलाना अपनी करतूत की वजह से अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। यूपी एटीएस ने दोनों को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हैरानी इस बात की है कि मुख्य आरोपी उमर गौतम खुद भी धर्म परिवर्तन के जरिए ही मुस्लिम बना था। उमर गौतम और उसके पूरे नेटवर्क ने अब तक 1000 लोगों का धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बनाया है। पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। एटीएस की इस कार्रवाई ने धर्मांतरण के धंधे का खुलासा किया है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है। जांच के दौरान हमें कुछ भी कहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन ये तय है, जितने भी लोग इस जद में आएंगे, जिन लोगों ने इस धर्मांतरण में प्रलोभन देकर के ज़बरदस्ती उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया है, चाहे जितने बड़े पदों पर बैठे लोग हों, चाहे जितने बड़े लोग हों, हम सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत करेंगे। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और गिरफ्तारी सिर्फ उनकी ना हो जो मुखौटे हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उत्तर प्रदेश में तो आज दूसरे प्रदेश में भी निश्चित रूप से होगा। तो इसकी पूरी गहनता के साथ जांच हो और जो भी दोषी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण रही है पूरे देश में पहले से ही, और अगर इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं तो उन पर खुलासा भी होना चाहिए, जांच भी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब विषय जो एक सामने आता है उसको देखना है, उसकी और जांच के साथ देखना है कि किस प्रकार से फंडिंग हो रही है। मगर ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है, मगर इन पे नज़र है और उन पे कानूनी कार्रवाई पूरी हुईगी। धर्मांतरण गैंग का सरगना उमर गौतम दिल्ली के जामिया नगर में इस्लामिक दावा सेंटर चलाता था और यहीं से पूरा नेटवर्क चलाता था। इस वक्त मैं बाटला हाउस इलाके में आया हूँ। अब बाटला हाउस में इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहेंगे कि ये उमर गौतम का घर है और ये 4th फ्लोर पर स्थित ये घर है। लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई नहीं है और अंदर में यहाँ पर दरवाज़ा बंद है। लेकिन जिस तरह से धर्मांतरण का एक आरोप लगा है, धर्मांतरण करवाने का आरोप जिस तरह से लगा है, उमर पे आरोप लगा है, तो इस मामले में पुलिस की टीम ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसके कहाँ कहाँ इलाके थे, कहाँ कहाँ वो लोकेशन है। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे पता चला है कि जामिया इलाके में उसका दफ्तर भी है और दफ्तर में वहाँ पर रह करके इस तरह के मामलों को अंजाम देता था। और एक साल में एक तय किया गया था तकरीबन 250 से 300 लोगों का धर्मांतरण कराने का एक जो लक्ष्य रखा गया था। तो इस मामले में जो जिस तरह से बाकायदा पूछताछ के दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। धर्म परिवर्तन के लिए गरीब और कमजोर लोगों को टारगेट किया जाता था। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। बेरोजगार और मूक बधिरों को भी निशाना बनाया जाता था। इसके अलावा डर दिखाकर और दबाव बनाकर भी धर्म परिवर्तन कराया गया। नौकरी और शादी का झांसा देने के साथ साथ कई लालच देकर भी आरोपियों ने धर्मांतरण का पूरा धंधा चलाया। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहाँ से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे
उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है। इसी गैंग का शिकार कानपुर का आदित्य भी हुआ और उसके परिजनों ने पूरी पोल खोली है। 10 मार्च के बाद में जब बेटा हमारा यहाँ से चला गया था। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, कैसे पता चला? उसके पेपर निकाले थे, बक्से में पेपर निकले थे, तब मालूम हुआ था कि उसने धर्म परिवर्तन करा लिया है। पेपर में क्या लिखा हुआ था? हिंदू से मुस्लिम। क्या उसका क्या नाम लिखा हुआ था पेपर में? उसका पेपर में लिखा आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर। धर्मांतरण का खेल नोएडा में भी खेला गया। यहाँ सेक्टर 117 डेफ सोसाइटी में बने मूक बधिरों के एक स्कूल में कई बच्चों को निशाना बनाया गया। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने स्कूल जाकर छानबीन की। देख सकते हैं कि ये वही सोसाइटी है जिसका जिक्र एटीएस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीबन 500 बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं और 72 लोगों का स्टाफ है। और जो लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं या जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उन लोगों से भी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। क्योंकि कोरोना का समय है तो फिलहाल यहाँ पर अभी स्कूल बंद है, लेकिन कुछ ही लोग यहाँ पर अंदर रहते हैं। और जिस तरीके से जो तार जुड़े होने की बात यूपी एटीएस की तरफ से कही गई है, ऐसे में जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी इस संस्था के अंदर हैं जिनसे पूछताछ भी की गई है। और पूछताछ में उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण कराने का काम किया जाता था। धर्म परिवर्तन कराने वालों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब हर पहलू की पड़ताल में जुटी है। वहीं इस पूरे मसले पर अब सियासत हावी है। उत्तर प्रदेश के अंदर में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे यहाँ पे शराब माफिया हो, चाहे यहाँ पे कफन चोर हो। हर तरह का चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब घनघोर असफलताओं में घिरती है तब तक वो सांप्रदायिक मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को आगे करने की कोशिश करती है। जबरदस्ती धर्मांतरण एक घनघोर और घृणित अपराध है। इसके अपराधियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये शिकायतें लगातार मिल रही थी, एजेंसियां बता रही थी और कई ऐसे मामले आप लोगों के सामने पहले भी आए। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। ये किसी मुल्ला की सरकार नहीं है कि आप यहाँ पर इस तरह के कृत्य कर लेंगे। मौलाना उमर गौतम दिल्ली के जिस जामिया नगर से धर्मांतरण का धंधा चलाता था, वहाँ के लोग इस पर एतबार नहीं कर रहे हैं। पड़ोसियों का दावा है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। तो वो आदमी सिंपली ये है कि कोई ऐसी केस वैस नहीं है उसके साथ, सिर्फ पॉलिटिकली गेम है। मैं 99% कह सकता हूँ कि जो है उमर गौतम साहब और जहांगीर साहब गलत नहीं है, सही हैं अपनी जगह पर और इनको फंसाया जा रहा है। उमर गौतम को लेकर उनके पड़ोसी का भी भले ही कुछ भी नजरिया हो, लेकिन यूपी पुलिस ने पूरी तहकीकात के बाद ही गिरफ्तारी का दावा किया है। साथ ही अब उस गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश भी तेज कर दी है। अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं, उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। दबाव बनाकर और तरह तरह के लालच देकर धर्म का धंधा चलाने वालों पर यूपी पुलिस ने शिकंजा कसा है। अब देखना होगा कि इस पूरे गोरख धंधे में और कितने लोग शामिल हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में कब तक कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कोरोना के मामले अब कम हो गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की आहट है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां एक भी नया केस नहीं आया। इस समय प्रदेश के सभी बाजार खोल दिए गए हैं। मॉल्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस भी अब खुल गए हैं। बाजार खुलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, क्योंकि कोरोना अभी कहीं नहीं गया, सिर्फ केस कम हुए हैं। 2 महीने बाद तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है। लगभग 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश में जिंदगी अब पटरी पर लौट चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच पूरे प्रदेश को अनलॉक कर दिया गया है। अब यूपी में कोई भी ऐसा जिला नहीं है
जहां बाजार या शॉपिंग मॉल्स बंद हो। मॉल खुलने के पहले दिन राजधानी लखनऊ में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच गए। न्यूज 18 की टीम भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मॉल्स में जाकर यह समझने की कोशिश की कि इस बार ये शॉपिंग मॉल किन नियमों के तहत खुले हैं। अगर यहाँ कोई आना चाह रहा है तो फिर उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा। मॉल जो है वो खुल चुका है। आप देखिए लखनऊ का सहारागंज का ये मॉल है जहाँ से तमाम जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। हालांकि दुकानों में भी 50% क्षमता के साथ ही जो है वो लोगों को आने की हिदायत दी जा रही है। सिक्योरिटी इंचार्ज हैं हमारे साथ। क्या गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो मैनेज करा रहे हैं आप? सर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर सहारागंज मॉल में या जो भी कस्टमर्स या जो भी लोग आते हैं सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के बाद सैनिटाइजर यूज करने के बाद थर्मल स्कैनिंग होती है। सीधे तौर पर मॉल्स में पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो यहाँ के लोग हैं, स्कैन हो रहे हैं सारे, जो भी बैग वगैरह हैं उसके बाद उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हैं। सैनिटाइज़र मशीन यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि जो बैग वगैरह ला रहे हैं उनका बैग स्कैन करने के साथ ही साथ सैनिटाइज़ किया जा रहा है प्रॉपरली। ये देखिए साथ ही बैग लाए हैं, इनको सैनिटाइज़ करेंगे। ये बैग सैनिटाइज़ कराइए भाई साहब उधर। ये इस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके अलावा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है और जैसा कि सिक्योरिटी इंचार्ज भी बता रहे हैं कि 100 लोगों के साथ ही जो है वो 1 घंटे की एंट्री बंद कर दी जाएगी। यानी कि लगभग 70 लोग आ चुके हैं। अभी 11 बजे जैसे ही मॉल खुला है 10 मिनट में ही 70 लोग आ गए हैं, 10-15 मिनट में ही। इस समय यूपी में कोरोना के मामले बहुत कम हो गए हैं। यही वजह है कि शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए हैं। ये राजधानी का सहारा मॉल है, यहाँ की सभी दुकानें खुल गई हैं। पहले शॉपिंग के लिए ज्यादा लोग तो नहीं आए, लेकिन जितने भी लोग आए उन्हें कोविड गाइडलाइन के तहत ही एंट्री मिली। मॉल के एंट्री पॉइंट पर ही सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। अंदर घुसने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आज से मॉल को खोले जाने की इजाज़त हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन दी गई है कि 50% क्षमता के साथ ही मॉल्स को खोला जाए। और आज मॉल खुलने के साथ ही जो लोगों की चहलकदमी है वो साफ तौर से दिख रही है। सुबह के 11 बजे हैं, मॉल खुल चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के कोविड की जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइन हैं, उनको जो है वो फॉलो कराया जा रहा है। और लोगों को भी इस बात की हिदायत दी जा रही है कि वो लोग कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें। दुकानें भी जो हैं वो आधी क्षमता के साथ खुली हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप लोग मॉल खुलने के साथ ही शॉपिंग करने आए हैं। भाई साहब क्या खरीद लिया? आज अपने भांजे का बर्थडे है मेरा, उसके लिए गिफ्ट लिया मैंने। तो मॉल खुलने का इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार था। लग रहा है कि आज से मॉल खुल गया है तो अब ठीक हो गया, ज़रूरत की सामान मिल जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया हो गया। हम तो बड़े परेशान। जिंदगी जो है फिर से पटरी में आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं। हम लोग तो टी शर्ट वगैरह देखने आए हैं, कुछ अपने यूज़ की चीज़ें जो फिलहाल में हम लोग की यूज़ की। लग रहा है कि मॉल खुलने का इंतजार था, अब खुल गया, बिल्कुल सही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। मॉल अनलॉक के पहले दिन लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कुछ मॉल्स का दौरा किया और वहां की जमीनी हकीकत को परखा। लोगों से मैं आपके माध्यम से सबसे पहले यही अपील करूंगा कि इस रियायत और इस छूट को लोग अनिवार्य रूप से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन ये कंपलसरी है। नो मास्क नो एंट्री के प्रिंसिपल पे सभी लोग, संस्थाएं और प्रतिष्ठान भी चल रहे हैं और शासनादेश में भी स्पष्ट है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आवश्यक है। डीएम ने कहा कि अनलॉक का मतलब लापरवाही नहीं है। मॉल्स में आने के लिए कोविड के नियमों का पालन करना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का अनिवार्य होगा। बिना मास्क वालों को मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। भीड़ बढ़ने पर एंट्री गेट बंद किए जाएंगे। प्रयागराज में भी शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं। सेकेंड वेव में कोरोना प्रभावित टॉप 10 जिलों में प्रयागराज भी शामिल था, लेकिन अब जिले में केस कम हो गए हैं। जिंदगी पटरी पर लौट आई है, लिहाजा शहर के मॉल्स और बाजार पहले की तरह खोल दिए गए हैं। सेकेंड वेव का असर कम होने के बाद धीरे धीरे से पूरा प्रदेश अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। आज से न केवल शॉपिंग मॉल खोले गए हैं, बल्कि जो दुकानें खुलती थी शाम 7 बजे तक, उनका भी समय बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल में विशेष तैयारी की गई है, हेल्प डेस्क बनाई गई है और हेल्प डेस्क के जरिए ही लोग एंट्री कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है मेन गेट पर और तमाम दुकानें आज से खुल गई हैं और पूरे शॉपिंग मॉल को सैनिटाइज किया गया है ताकि किसी तरह से संक्रमण न फैले। चूंकि कोरोना का भी खतरा है, उसको देखते हुए विशेष इंतजाम इस बार यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। मास्किंग को अनिवार्य किया गया है कि लोग मास्क जरूर पहन कर आएं और
काफ़ी समय के बाद यहाँ पर जो है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खुला है। स्वच्छता किया गया, पूरे मॉल को अच्छी तरह से स्वच्छ कर दिया गया है। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सैनिटाइजिंग करवाया जा रहा है। दिन में 4 बार सैनिटाइजिंग करते हैं और मॉल के अंदर मैंने मैंडेटरी है मास्क लगा के आना, हर एक आदमी को मास्क लगाना पड़ेगा। प्रयागराज के मॉल्स भले ही खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी सिनेमा घर, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम को खोलने की इजाजत नहीं है। मॉल में आने वाले लोगों को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मॉल में कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। प्रयागराज में रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। रेस्टोरेंट के लिए नियम यह है कि सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ ये खुलेंगे। भले ही मॉल्स खुल गए हैं, रेस्तरां खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, मास्क जरूर लगाकर रखना है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल खुले हैं। रोड साइड की दुकानों के लिए अब टाइमिंग बढ़ा दी गई है। अब रात 9 बजे तक बाजार खुल सकते हैं। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, बरेली के बाजारों की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौट रही है, टाइमिंग बढ़ी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है। एम्स के डायरेक्टर समेत कई एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की आशंका जताई है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। आप जो मेरे बगल में तस्वीरें देख रहे हैं, बाजार खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, लेकिन पूरे नियमों के साथ आपको ध्यान रखना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लापरवाही ना करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें लगातार जारी हैं।